नमस्कार, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 12 दिसंबर 2021 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसए या बिहार एसएससी या फिर बिहार के दूसरे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये सीरीज़ आपको डेली रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में 8 बजे ये वीडियो आपको लाइव मिलेगी। पीडीएफ आप डेली डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ बिहार इन क्राइम एज पर एनसीआरबी 2020 रिपोर्ट। एनसीआरबी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार अपराध में बिहार का कौन सा स्थान है। तो अपराध के मामले में बिहार 25वें पोजीशन पे है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ से ये मत समझ लेना कि 25वें पे है, पोजीशन पे है यानी कि ख़राब है। जी नहीं, 25वें पे है यानी कि बढ़िया है बिहार का ये रैंकिंग। ठीक है, मतलब बिहार जो है वो क्राइम में काफ़ी कम क्राइम है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है क्राइम में? तो फर्स्ट पोजीशन पे आपको मिलेगा तमिलनाडु, सेकंड पोजीशन पर केरला मिल जाएगा और थर्ड पर दिल्ली। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ नहीं समझ में आता है कि जो केरला बाकी बढ़िया, मतलब अगर पढ़ाई का कोई रैंकिंग हो, एजुकेशनल रैंकिंग हो, चाहे जो भी चीज़ रैंकिंग हो, डेवलपमेंट की रैंकिंग हो, उसमें केरला जो है वो तो नंबर 1 पे आता ही है। ठीक है, तो जब केरला के लोग पढ़ने में जितना योगदान दे रहे हैं, मतलब उतना क्राइम करने में भी उन लोगों को टाइम मिल जाता है क्राइम करने के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे भी केरला देखिए सेकंड पोजीशन पे है क्राइम में। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो बिहार 25वें रैंक पर है, काफ़ी बढ़िया रैंकिंग है। ठीक है, तो और सुधारने की बहुत ज़रूरत है। अब जैसे नेशनल क्राइम रेट की अगर हम बात करें तो 487.9 है, और वही बिहार का क्राइम रेट कितना है? 211.3। ये बिहार का क्राइम रेट है। अब ये जो एनसीआरबी है, एनसीआरबी क्या है? ये है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? न्यू दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। इसकी स्थापना यानी इसको सेटअप किया था 1986 में। इस एनसीआरबी को सेटअप किया गया था। 21 मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। तो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, यानी कि अब होम अफेयर्स में मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच स्टेट विल अडॉप्ट द टेक्नोलॉजिकल यूज़ ऑफ बिहार पंचायत इलेक्शन। तो बिहार पंचायत चुनाव के तकनीकी उपयोग को कौन सा राज्य अपनाएगा? तो आपको मालूम होगा इस बार का जो पंचायत इलेक्शन है बिहार में, वो काफ़ी टेक्नोलॉजिकल तौर पर डिजिटल हो रहा है, काफ़ी बायोमेट्रिक तरीक़ा से भी यूज़ किया जा रहा है। तो कहा तो जा रहा है कि बहुत ही टेक्नोलॉजिकल बायोमेट्रिक इसमें यूज़ किए जा रहे हैं, बहुत से डिजिटली वहाँ पे यूज़ हो रहा है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मैं प्रैक्टिकल बात बोलूँगा कि मैंने खुद अपने गांव में ये अपने पंचायत में ये इसका वोटिंग किया है, इसका वोट मैंने दिया है। वहाँ पे कोई बायोमेट्रिक वगैरह मुझे कोई कुछ नहीं मिला, कोई टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं। नॉर्मल जो हम जैसे वोट करते हैं वैसे वहाँ ये था कि ईवीएम मशीन था, और ऊपर से भी सिर्फ ईवीएम नहीं था, ईवीएम प्लस बैलेट बॉक्स भी था। जी हाँ, बैलेट बॉक्स में भी हमें देना पड़ा और ईवीएम में भी देना पड़ा। 2 तरह की वहाँ पे व्यवस्था करी गई थी। तो इस तरह का व्यवस्था है। कहीं कहीं पे कुछ बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हाईटेक किया होगा, कहीं कहीं और बाकी चीज़ों पे ऐसे ही कर दिया है। तो ये एक है। तो ये कौन सा राज्य है जो हमारा बिहार पंचायत इलेक्शन का जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करना चाहेगा इसी तरह से? ये है तेलंगाना। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और तेलंगाना के बारे में आपको पता होगा, ये हमारे देश का सबसे लेटेस्ट, सबसे नया राज्य है जो कि 2014 में ही बना है 2 जून को। ये अलग हुआ है
आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश का पहले कैपिटल हुआ करता था हैदराबाद, लेकिन अब जो हैदराबाद है वो क्योंकि चला गया तेलंगाना में, और तेलंगाना का अब कैपिटल है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश का है अमरावती। आंध्र प्रदेश में हाल ही में एक लॉ लाया गया था जिसके थ्रू 3 कैपिटल वहाँ पे लाने का जो सिस्टम लाया जा रहा था उसको खारिज कर दिया गया है कि नहीं, तीन कैपिटल नहीं होंगे आंध्र प्रदेश में, बल्कि आंध्र प्रदेश में एक ही कैपिटल होगा, वो होगा अमरावती। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और हैदराबाद में ही, यानी तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में ही भारत का पहला टेस्ट बेड फॉर ऑटोमस नेविगेशन सिस्टम सेटअप किया गया है। कहाँ पे? हैदराबाद, IIT हैदराबाद में। IIT हैदराबाद में ये सेटअप किया गया है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक ड्रिंकिंग वाटर का पैकेजिंग लॉन्च किया है, किस नाम से? मिशन भागीरथ के नाम से लॉन्च किया है, तो ये भी याद रखिएगा। और हैदराबाद को क्या रिकॉग्नाइज़ किया गया है? आपको पता है हैदराबाद को रिकॉग्नाइज़ किया है ट्री सिटी के तौर पर हैदराबाद को रिकॉग्नाइज़ किया गया है। किसके द्वारा? FAO के द्वारा ये रिकॉग्नाइज़ किया गया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली ओन द यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट अवार्ड? हाल ही में यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट अवार्ड किसने जीता है? यह है रुपेश गोयल। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इनको ये दिया गया है क्योंकि इन्होंने यूनिक कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन जियोड मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट, नीति आयोग हैज़ लॉन्च्ड व्हाट? इंडिया ई-बस कॉलिशन फॉर प्रमोटिंग फास्टर एडॉप्शन ऑफ ई बसेस। नीति आयोग ने ई बसों को तेज़ी से अपनाने को बढ़ावा देने के लिए क्या भारत ई बस गठबंधन से शुरू किया है? तो क्या नाम है ये जो नीति आयोग ने शुरू किया है? इसका नाम है ई सवारी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एक प्रमोट करने के लिए, ताकि हम जो इलेक्ट्रिक बसेस में जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर सके, इलेक्ट्रिक बसेस को यूज़ करें। ठीक है, अच्छा, इसमें किसका किसका एसोसिएशन है? तो पहले तो है कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड का, प्लस में इसके साथ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ, ये दोनों का एसोसिएशन है इसमें नीति आयोग के साथ, और तब ये ई सवारी ऐप लॉन्च किया गया है। ये नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म हो गया। नीति आयोग भारत का थिंक टैंक है। ठीक है, बहुत सारी जो चीज़ें पॉलिसीज़ बनती है, बहुत सारी चीज़ों पे जो बात होता है भारत में कुछ भी, तो यहाँ पे सोचा जाता है, क्योंकि नीति आयोग के आपको याद रखना है कि नीति आयोग के जो चेयरपर्सन हमेशा होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होंगे, उसके चेयरपर्सन अभी जो हैं नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, लेकिन नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। इनका जो कार्यकाल है वो इस साल ख़त्म हो रहा है 2021 में, लेकिन एक साल फिर से बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, नंदा किशोर पृष्टि हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, हु वॉज ही? तो हाल ही में नंदा किशोर पृष्टि का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो ये थे एक टीचर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इनको क्या इनसे जाना जाता था? इन्हें नंदा सर के नाम से जाना जाता था, और इन्हें इसी साल 2021 में ही पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और इनका अब निधन हो चुका है।
और ये जाने जाते थे क्योंकि ये बहुत सारे हजारों हजार स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ये आज़ादी के बाद से पढ़ाते आ रहे थे, और इनका अभी 98 ईयर्स में निधन हो गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट जापानीज टूरिस्ट टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो जापान का पहला टूरिस्ट कौन है? जापान के पहले जापानी पर्यटक कौन बने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले? तो जापान का एक बिलियनियर है, करोड़पति इंसान है, ठीक है, वो कौन है? युसाकू माइजावा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसीव्ड 56th ज्ञानपीठ अवार्ड 2021। तो 65वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो ये इंग्लिश में ज्ञानपीठ ही लिखाता है, लेकिन हम इसको ज्ञानपीठ प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और आपको गौर करना है कि यहाँ पे कौन सी बात कर रहा है, तो 56th ज्ञानपीठ अवार्ड की बात कर रहा है। तो 2021 में 2 ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो 56th ज्ञानपीठ अवार्ड की अगर बात करें, तब आपको क्या आंसर करना है नीलमणि फुकान। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। अगर आपसे पूछे कि 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो दिया गया है दामोदर मौजो को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो हैं नीलमणि फुकान, ये असम से बिलोंग करते हैं। असम के ये कवि हैं, पोएट हैं। और याद रखिए, असम में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है। देश का पहले की हम बात कर रहे हैं, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। असम में ही आपको मिलेगा दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड। क्या है? रिवराइन आइलैंड, जिसको हम माजुली के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये असम में ही आपको मिलेगा। और किस नदी में मिलेगा? आपको पता होगा, पूरा ब्रह्मपुत्रा जो है पूरे असम में बीचे बीच से जाती है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी में ये रिवराइन आइलैंड आपको मिलेगा। और ज्ञानपीठ अवार्ड देता कौन है? तो भारतीय ज्ञानपीठ ऑर्गेनाइजेशन है, यही देता आ रहा है 1961 से, 1961 से ही ये देता आ रहा है। किस भाषा में देता है? भाषा से भी सवाल पूछा जाता है, किस भाषा में ये दिया जाता है। तो भारत के जितने भी लैंग्वेज हैं, ठीक है, वो मलयाली हो, कन्नड़ हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इन सारे भाषाओं में दिया जाता है। और एक साथ में एक एडअप है फॉरेन लैंग्वेज, जो है इंग्लिश। जी हाँ, इंग्लिश के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इंग्लिश में लिटरेचर, एक्चुअली में ये लिटरेचर के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बिकम द नंबर 1 फूड सप्लायर फॉर अरब कंट्रीज। तो कौन सा देश अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो हमने ब्राज़ील को पछाड़कर भारत अब नंबर 1 देश बन गया है, जिसने फूड सप्लायर बन गया है अरब कंट्रीज़ में। अरब कंट्रीज़ में, या फिर कहिए अरब, द लीग ऑफ अरब, ठीक है, अरब लीग में। और आपको मालूम होना चाहिए, अरब लीग में 22 देश आते हैं, 22 कंट्रीज़ अरब लीग में आते हैं, जैसे अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरस, जिबूती, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, ओमान, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरबिया, सोमालिया, सूडान, ट्यूनीसिया, यमन, यूएई। ये सब जो भी देश हैं, इन सब में अगर पहले कोई सबसे ज़्यादा फूड सप्लाई करता था, मतलब फूड हम अपने देश से एक्सपोर्ट करता था, तो वो था ब्राज़ील। लेकिन ब्राज़ील को हमने 15 सालों में पहली बार इस बार बीट कर दिया है, और भारत अब नंबर 1 फूड सप्लायर बन चुका है वहाँ पे। अब फूड सप्लायर नंबर 1 बन गया, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा इंडिया को? ऑब्वियसली इंडिया के जो फार्मर्स होंगे उनको बेनिफिट मिलेगा, वो यहाँ पे उपजाएंगे, उनका सामान जल्दी से वहाँ पे सेल हो जाएगा,
ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। वैसे ब्राज़ील का जो फूड सप्लाई इस बार था, जो एक्सपोर्ट था वो था 8.15%। वहीं पे इंडिया का बात हम करें तो 8.25%। तो थोड़ा सा मार्जिन से हम आगे बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं, लेकिन हम इसको बरकरार रख सकते हैं हम अपने आगे के जो भी हम जैसे डेवलपमेंट जो पॉलिसी बनाते हैं उस अकॉर्डिंग, क्योंकि ये अगर हम कर पाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे, अब देखिए जो भी अरब कंट्रीज़ हैं उनमें जो ऑयल है, ठीक है, वो ऑयल बेच के कमा रहे हैं। हमने उनको खाना सप्लाई किया। अगर वो ज़्यादा ऑयल पे ये इधर उधर कुछ करते हैं, जैसे देखो बिना आप गाड़ी चलाए, बिना पेट्रोल पर डीजल परचेज किए हुए तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन बिना खाना के क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ उन 22 कंट्रीज़ को सप्लाई करने में नंबर 1 बन चुके हैं, ठीक है, जो ऑयल पे डिपेंड करता है, उसकी इकोनॉमी ज़्यादातर क्या है, ऑयल पे डिपेंड करती है। और देखिए ये जो अरब लीग की हमने बात करी, उसका हेडक्वार्टर आपको इजिप्ट में मिलेगा, इजिप्ट का शहर कैरो। नेक्स्ट है द फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया पास्ड अवे रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली इन द क्रैश ऑफ हेलीकॉप्टर, हिज नेम इज़। तो भारत के पहले CDS का हाल ही में निधन हो गया है अनफॉर्चुनेट हेलीकॉप्टर क्रैश में। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बिपिन रावत। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए ये हमारे पहले CDS थे, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पोस्ट है 2019 में ही इस लाया गया है। इस बात तो वैसे बहुत पहले से चल रही थी, 1997-8 से ही ये बात चल रही थी कि एक CDS टाइप का कोई पोस्ट होना चाहिए, लेकिन फाइनली ये 2019 में CDS टाइप का एक पोस्ट आया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और जो पहले हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो बनाए गए हैं बिपिन रावत जी को। जी हाँ, क्योंकि इनका ऑब्वियसली काफ़ी टैलेंटेड थे एंड ट्रमेंडस इनका जर्नी रहा है इस फील्ड में, इस मिलिट्री के फील्ड में, तो ऑब्वियसली उनको बनाना वो एक डिज़र्व करते थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि ये जैसे CDS तीनों सेना के ये प्रधान होंगे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों अगर कोई युद्ध वगैरह होता है तो ये क्या किया जाएगा कि इन तीनों को अगर कोई साथ में लाएगा, ठीक है, तो वो कौन होंगे? CDS होंगे। सबसे विचार बात सब कुछ करके अगर कौन सब कुछ फाइनल करके रखेगा तो CDS होंगे। तो यही बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब जल्द ही कोई और CDS के पोस्ट पे लाया जाएगा। कहा गया है कि मेरिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट पे रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा एज के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि आपको मेरिट के अकॉर्डिंग CDS के पोस्ट पे, क्योंकि बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है CDS का पोस्ट। वैसे अमेरिका, श्रीलंका और दूसरे देशों में भी ये पोस्ट है। श्रीलंका में तो CDS नाम से ही पोस्ट है, और दूसरे देशों में जैसे US वगैरह में अलग नाम से पोस्ट है CDS का। तो ये याद रखिएगा। इनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तमिलनाडु के कुन्नूर में हो गया था, बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से, और इसके बारे में मालूम किया जा रहा है। वैसे ये जौन किस हेलीकॉप्टर में ये थे? MiV-17 हेलीकॉप्टर में ये थे, और यही क्रैश हुआ था MiV-17 हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर जो है रसिया द्वारा बनाया गया हेलीकॉप्टर है। हमने रसिया से इसको MiV-17 हेलीकॉप्टर को परचेज किया था। नेक्स्ट है हु लॉन्च द प्रोग्राम सी इज़ चेंज मेकर फॉर वीमेन इन इंडिया। भारत में महिलाओं के लिए सी इज़ अ चेंज मेकर कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो ऑब्वियसली नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने ही किया है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, विच कंट्री हैज़ बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट टू अडॉप्ट अ वर्किंग वीक ऑफ 4.5 days? कौन सा देश 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है?
देखिए, इस देश में पहले 5 दिन वर्किंग होता था, यानी कि 2 दिन फ्राइडे सैटरडे और संडे को यहाँ पे छुट्टी होती थी और 5 दिन काम होता था। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि थर्सडे तक तो कंप्लीट वर्क होगा, मतलब वर्किंग डे होगा, और जो जो भी स्टाफ हैं उनको फ्राइडे को हाफ ही करना होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 4 दिन का ये एक तरह से बहुत सारे देशों में ऐसा किया जा रहा है कि जो हम लोग जो 7 दिन काम करने का जो रिवाज है उसको कम किया जा रहा है, ताकि लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वर्किंग के लिए वो बढ़े। ठीक है, तो ये पहला देश बन चुका है। कौन है? यूएई। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारे एमिरेट्स से मिलाकर बना है। जैसे यूएई जो है शारजा एमिरेट्स है। आबू धाबी तो यूएई का कैपिटल है, इस एमिरेट्स को मिलाकर बना है। उम अल क्वैन, अजमान, फिर है दुबई। तो ये सब क्या हैं? एमिरेट्स है। इन सब एमिरेट्स को मिलाकर यूएई बना है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसलिए इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट सवाल, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड प्राइड CRMD मॉड्यूल ऐप फॉर डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉयज़। तो किस बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए प्राइड CRMD मॉड्यूल ऐप लॉन्च किया है? कौन सा बैंक है? PNB, पंजाब नेशनल बैंक है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो जय हिंद, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल छोड़िए नहीं। ये नहीं कि अभी तो पोस्टपोन कर दिया गया एग्ज़ाम तो आप पढ़ाई नहीं करो, बिल्कुल पढ़ते रहिए।